नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचक नक्षत्रों के विषय में। मतलब पंचक नक्षत्र होते कौन कौन से हैं, इनमें क्या क्या शुभ काम नहीं करने चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए और इसका मान कितना होता है और यह अत्यंत अशुभ क्यों माना जाता है, इन सभी के विषय में आज हम शास्त्रीय रूप से चर्चा करेंगे। मित्रों, कई बार ऐसा सुनने में आता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा भी है कि पंचक नक्षत्र में गृह निर्माण नहीं करना चाहिए, पंचक नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, पंचक नक्षत्र में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक जो भ्रांतियां जनमानस में फैली हुई हैं पंचक नक्षत्रों को लेकर के। कई बार तो पंचक नक्षत्र में विदाई भी नहीं करते हैं, वधू प्रवेश इत्यादि भी नहीं करते हैं। मतलब इन 5 नक्षत्रों को इतना दूषित समाज में कर दिया गया है कि 5 नक्षत्रों से लोग भय खाते हैं कि इन 5 नक्षत्रों में कोई सा भी आप काम नहीं करें, नहीं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। तो क्या ये सत्य है? तो आज हम शास्त्रीय रूप से इसकी चर्चा करेंगे पंचक नक्षत्रों के विषय में। और आपको ऐसा वीडियो YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर सूचित कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि पंचक नक्षत्र होते कौन कौन से हैं। तो पंचक नक्षत्र देखिए, सामान्य रूप से यदि हम देखें तो पंचक शब्द का अर्थ होता है 5। तो इसका मतलब 5 नक्षत्रों की श्रृंखला कहीं न कहीं से इसमें युक्त है। तो वो 5 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो नक्षत्र हमारा आता है वो होता है धनिष्ठा नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र आता है शतभिषा, तीसरा पूर्वा भाद्रपदा, चौथा उत्तरा भाद्रपदा और 5वां रेवती नक्षत्र। तो इन 5 नक्षत्रों का जो समूह होता है, 5 नक्षत्र मतलब धनिष्ठा से प्रारंभ करके रेवती नक्षत्र पर्यंत जो 5 नक्षत्रों की श्रृंखला है, ये होते हैं हमारे पंचक नक्षत्र। तो क्या ये पांचों दूषित होते हैं या कुछ कालखंड के बाद इसका प्रारंभ होता है? तो आचार्यों ने कहा है कि धनिष्ठार्ध्योत्तरम पंच, मतलब धनिष्ठा के उत्तरार्ध से ही पंचक का प्रारंभ माना चाहिए। मतलब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र के शुरू के जो 2 चरण है उसको छोड़ देना है, तीसरे चरण से प्रारंभ करना है। मतलब धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से लेकर के रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण तक आपका पंचक होता है। मतलब यदि हम सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो कुंभ राशि और मीन राशि में जब भी चंद्रमा होता है तो आप यह समझे कि पंचक प्रारंभ हो चुका है। तो कुंभ राशि और मीन राशि में चंद्रमा हो तो क्या घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए? अथवा पंचक नक्षत्र हो, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र हो तो गृह का निर्माण नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों की जब भी हम बात करेंगे, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पंचक में आपको क्या क्या नहीं करने चाहिए और इसके अतिरिक्त जो भी काम होते हैं उनको किया जा सकता है। मतलब शास्त्र ने उसका निषेध नहीं किया, जिसका उन्होंने ग्रहण किया है वो कार्य पंचक नक्षत्र में नहीं होंगे, उसके अतिरिक्त समस्त कार्य हो सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं? तो प्रायः यदि देखें तो 5 कार्य उसमें वर्जित किए गए हैं, यदि सामान्य रूप से यदि हम देखें तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि प्रेतस्य दाहम यम दिग्गमम त्यजेत शय्या वितानम गृहकोपनादि। जब भी चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है अथवा जब भी चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में और मीन नक्षत्र में होता है तो पंचक का प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले आचार्य ने कहा है कि प्रेतस्य दाहम, मतलब जो प्रेत होता है, मतलब जब शरीर छूट जाता है, जब शरीर शांत हो जाता है तो उस शरीर की संज्ञा है वो प्रेत हो जाती है। तो उस प्रेत का दाह नहीं करना चाहिए इस पंचक नक्षत्र में। मतलब कुंभ अथवा मीन राशि में यदि किसी का शरीर शांत हुआ है तो उसका जो अंतिम संस्कार वो नहीं करना चाहिए प्रथम दृष्टया। मतलब धनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होकर के मीन पर रेवती पर्यंत यदि किसी का शरीर छूटा है, किसी का शरीर शांत हुआ है तो पंचक नक्षत्र में आया तो आचार्य ने कह दिया कि प्रेतस्य दाहम, मतलब प्रेत का दाह नहीं करना चाहिए। पहला सबसे पहला उन्होंने बता दिया प्रेत का दाह नहीं करना चाहिए। तो 5 दिनों तक प्रेत वैसे ही पड़ा रहेगा, 5 दिनों तक क्या शव वैसे ही पड़ा रहेगा? तो आचार्य ने इसका भी परिहार बता दिया, क्योंकि पंचक नक्षत्र यदि देखें तो सीधे सीधे कहीं न कहीं से साक्षात अग्नि से संबंधित अथवा मृत्यु से संबंधित होते हैं। देखिए, जब आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योगों के बारे में आपने सुना होगा। तो जैसे इनका नाम होता है ना, उसके अनुसार ही उनका गुण होता है और उसके अनुसार ही उनका फल होता है। तो पंचक नक्षत्र में कोई सा भी यदि अशुभ कार्य हुआ तो वो 5 गुना आपको फल देगा। तो इसीलिए आचार्य ने उसके शांति का विधान बता दिया।
यदि इस पंचक नक्षत्र में कोई शुभ काम आप करते हैं तो वो शुभ काम आपको 5 गुना फल देकर के जाएगा। जैसे द्विपुष्कर योग देता है अथवा त्रिपुष्कर योग देता है। त्रिपुष्कर योग में 3 गुना फल हो जाता है, द्विपुष्कर योग में 2 गुना फल हो जाता है। तो पंचक नक्षत्र में कोई आप काम करेंगे तो 5 गुना वो फल हो जाएगा आपको। तो प्रेत का दाह कैसे हम करें, 5 दिनों तक तो रखे नहीं सकते। तो आचार्य ने कह दिया कि उसका परिहार बता दिया, 5 और पुतलों का निर्माण कर दीजिए और उसी के साथ उसका दाह कर दीजिए। तो ये हो जाती है पंचक की शांति, मतलब प्रेत की शांति। आप कभी भी देखेंगे मीन राशि अथवा कुंभ राशि में चंद्रमा है और अथवा पंचक में यदि किसी का संस्कार हो रहा है तो उस शरीर के साथ साथ 5 और पुतले का विधान किया जाता है। जौ के आटे से बनाते हैं अथवा कुशा का बना करके वो लोग करते हैं। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके परिवार में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है अथवा उनको अत्यंत शारीरिक कष्ट हो सकता है, ऐसी प्रबल संभावना होती है। आपने कभी ऐसा सुना भी होगा कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उन्हीं के परिवार में किसी और 2-3 लोगों की क्रमशः मृत्यु हो गई। तो वो इसीलिए होता है कि पंचक नक्षत्र में उनका दाह संस्कार हुआ है और उसका परिहार उन्होंने नहीं किया। तो सबसे पहला जो बनता है, प्रेत का दाह नहीं करना चाहिए और यदि करते हैं तो आपको उसका ये उपाय हमने जो बताया वो अवश्य कर लेना चाहिए। दूसरा आचार्य ने कह दिया कि यम दिग्गमम त्यजेत, मतलब दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। जब भी कुंभ राशि और मीन राशि में यदि चंद्रमा होता है, पंचक नक्षत्र जब होता है तो इसमें दक्षिण दिशा की आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो नक्षत्र होते हैं कहीं न कहीं से यमराज से संबंधित होते हैं। इसीलिए दक्षिण दिशा जो होती है वो भी कहीं न कहीं से यमराज से संबंधित होती है, जो दक्षिण दिशा हमारी होती है। तो इसीलिए इसमें दक्षिण दिशा की यात्रा आचार्य ने निषेध बता दिए। यदि आप दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो शायद आपके कार्य में विघ्न हो, आपका कार्य सफल नहीं हो और लौटने में आपको परेशानी हो, आपकी कार्य की सिद्धि नहीं होने पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो दूसरा उन्होंने बता दिया कि दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। तीसरा, प्रेतस्य दाहम यमदिग्गमम त्यजेत शय्यावितानम, शैया का वितान नहीं करना चाहिए। शैया मतलब जो चारपाई होती है, उस चारपाई का भी बुनना, मतलब जो ग्रामीण अंचलों में यदि हम देखें तो प्राचीन काल में चारपाई पर लोग सोते हैं। पलंग इत्यादि तो बहुत काल के बाद आए हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो खटिया होती थी, मचिया जिसे हम कहते हैं, वो होती थी, तो लोग प्रायः खटिया पर ही सोते थे। तो शैया का वितान करना मतलब बुनाई करना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लकड़ी का अवयव होता था। इस कारण से शैया का वितान, आप कह सकते हैं पलंग का निर्माण, चारपाई का निर्माण, ये नहीं किया जाता है इन पंचक नक्षत्रों में अथवा कुंभ और मीन राशि के चंद्रमा के होने पर। तो ये तीसरा काम हुआ। चौथा काम जो होता है, तृण काष्ठ का संग्रह भी आचार्य ने निर्देश कर दिया कि तृण काष्ठ का संग्रह भी आपको नहीं करना चाहिए इन पंचक नक्षत्रों में। प्राचीन काल में क्या होता था कि पहले लोग जो है ठंडियों के मौसम में या अन्य जब मौसम आते थे उसके पहले वो गो काष्ठ, गोबर हो गया, उपले हो गए, लकड़ियां हो गई, उनको वो इकट्ठा करके रखते थे। अभी भी यदि देखें श्मशान घाट पर जो लकड़ियां इकट्ठी होती हैं तो उनको भी पंचक नक्षत्रों में नहीं लाया जाता है। उसका कारण यही, कहीं न कहीं से वो अग्नि से संबंधित है और यमराज से कहीं न कहीं वो संबंधित है। तो चौथे में जो बता दिया कि तृण काष्ठ का संग्रह नहीं करना चाहिए इन पंचक नक्षत्रों में। प्राचीन काल में लोग उसको संग्रहित करके रखते थे, ईंधन के रूप में लकड़ियां रखते थे, उपले रखते थे, ईंधन के रूप में उसे रखते थे। तो इन पंचक नक्षत्रों में उसका संग्रहण नहीं करना चाहिए आचार्य के निर्देशानुसार। तो ये 4 काम हो गए। 5वां कार्य आचार्य ने बता दिया कि स्तंभ का उच्छ्राय नहीं करना चाहिए। स्तंभ मतलब प्राचीन काल में जब गृह निर्माण होता था तो बड़े बड़े मोटे मोटे जो बांस के खंभे होते थे, बांस बल्ली जो लगी होती जिस पर घर टिका हुआ होता था और उसका आच्छादन होता था, जो गृह गोपन जिसे हम कहते हैं, वो उसमें भी लकड़ियों की ही अत्यधिकता रहती थी, लकड़ियों की उपलब्धता उसके ऊपर रहती थी। क्योंकि प्राचीन काल में यदि हम देखें तो ईंट के मकान, पत्थर के मकान बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते थे। तो लकड़ियों से ही, घास फूस से ही घर को छाया जाता था, घर का आच्छादन किया जाता था। तो इसीलिए आचार्य ने निर्देश कर दिया कि स्तंभ का उच्छ्राय अथवा गृह का गोपन जो होता है, घर का जो आच्छादन होता है, वो पंचक नक्षत्रों में नहीं करना है। तो ये 5 काम हमने जो बताए, प्रेत का दाह नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, तृण काष्ठ का संग्रह नहीं करना चाहिए, स्तंभ का उच्छ्राय नहीं करना चाहिए और घर का
छाना और चारपाई बुनना, ये सब जो 5 मुख्य काम हैं ये केवल पंचक नक्षत्रों में नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी नक्षत्रों में कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कार्य होते हैं, विवाह करना, दक्षिण दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशाओं की यात्रा करना, घर का निर्माण करना, पढ़ाई करना या कोई नए कार्य का प्रारंभ करना, वो इन पंचक नक्षत्रों में आप अवश्य कर सकते हैं। बस उसके लिए जो पंचांग शुद्धि होती है और जो नक्षत्र शुद्धि होती है उसको आपको देखना होता है।